अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये एक लंबी बहस है जो हर प्रोग्राम में हम बात करते हैं, क्योंकि स्टिल देयर इज अनसर्टेनिटी। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो, लेकिन आज एक और नया आइडिया पॉपअप हुआ है कि JUI के एक रहनुमा है, उन्होंने कहा कि अगर कोई गुंजाइश है तो फिर सर्दियों में इलेक्शन ना कराया जाए। और सर्दियों के बाद इसका मतलब है कि फिर हम मार्च अप्रैल पता नहीं कहाँ चले जाते हैं अगर उनकी ये ख्वाहिश या मुतालबे को कंसीडर किया गया। लेकिन बहरहाल दूसरी तरह हकीकत यह भी है कि इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए जमातों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने वापसी का ऐलान कर दिया है, अपनी अपनी पोजीशंस ले रहे हैं, कुछ इत्तेहाद बना रहे हैं, कुछ इस वक्त जो है वो अपनी सियासी सरगर्मियों में उन्होंने बाकायदा आगाज़ कर दिया है, जिसमें MQM भी उसी में से एक जमात है जिसने बाकायदा तौर पर अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। लेकिन उसमें उनका मंशूर क्या है, वो किस हद तक कामयाब हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है और उनके साथ बैगेज क्या है, इससे हम ज़रा बात करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं, सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब। वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्या ये बात हकीकत है कि आपने बाकायदा तौर पे सियासी सरगर्मियां तो चलती रहती हैं, शायद मैं कुछ गलत कह के इंतखाबी सरगर्मियों का भी या मुहिम का भी आगाज कर दिया है, इस उम्मीद के साथ या इस दावे के साथ कि इस दफ़ा आप क्लीन स्वीप करेंगे, इस दफ़ा भी यानी? हमारे यहाँ जी आप कह सकती हैं इस वाली बात को। एक तो हमारे यहाँ वर्कर इजलास हो रहे हैं पिछले 1.5 माह से तकरीबन, और हमारे कराची, अगर कराची की मैं आपसे बात करूं, हैदराबाद और तमाम जगहों और के अलावा भी, तो कराची 29 हमारे ऑर्गेनाइजेशन 29 टाउन्स पे हमने इसको डिवाइड कर रखा है। 29 टाउन्स हैं हमारे और 260 यूनियन काउंसिल्स हैं। ये हमारी टीयर्स हैं और फिर हमारी एक तंजीमी कमेटी होती है, फिर उसके बाद राब्ता कमेटी। तो अब तक हम तकरीबन 10 टाउन्स में वर्कर इजलास कर चुके हैं, जो कि जिसने आगे इलेक्शन लड़ना है और लड़वाना है और उनका कनेक्शन है आपस में। फिर हम जो है वो हर कारकुन को कह रहे हैं कि उसने अपने वोटर्स बनाने। दूसरी कि अभी हमने 5 अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं कराची में, अभी इलेक्शन की डेट आई नहीं है। MQM ने 5 इलाकों से अपने 4 नेशनल असेंबली की सीट पर और 1 प्रोविंशियल असेंबली की सीट पर अपना कैंडिडेट हमने अनाउंस कर दिया है। फॉर इंस्टेंस के सोराब गोड से और स्कीम 33 से इकबाल महसूद हैं हमारे कैंडिडेट, फिर जो हफीज़ साहब हैं, हफीजुद्दीन साहब हैं, ये बनारस के इलाके से और कस्बा अलीगढ़ से हैं। इसके अलावा फिर जो है वो हुमायूं उस्मान साहब हैं, जो कि ये हॉक्स बे और ये किमाड़ी का जो टाउन है पूरा, वहाँ पे। फिर एक चौथी जगह से जो है पार्टी ने मुझे अनाउंस कर दिया है वहाँ बल्दिया टाउन से, और इस तरह से हॉक्स बे पे हमारे आप बल्दिया टाउन से इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी हाँ, बल्दिया टाउन से इलेक्शन लड़ेंगे? जी, मुझे कन्वीनर ने मुझे बल्दिया टाउन से अनाउंस किया मुझे। ये जहाँ बल्दिया फैक्ट्री थी? जी, जहाँ बल्दिया फैक्ट्री थी। जी चले उस पर ज़रा बाद में बात करती हूँ। पहले मुझे बताएं कि अभी आपने इत्तेहादी नए आप बने JUIF के, मुझे नहीं पता नजरियाती है सियासी है, बट उनकी तरफ से आया है मौलाना गफूर हैदरी साहब की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों में गुंजाइश है तो सर्दी में इलेक्शन ना कराएं। आप इसमें उनके साथ हैं? कोई जल्दी नहीं है आप लोगों को इलेक्शन की? आप लोगों को जल्दी इलेक्शन? गफूर हैदरी साहब हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका वैसे एहतराम है हमारा, मेरा पर्सनल भी उनसे जो है वो अच्छी याद अल्लाह है। मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये वाली बात की और मेरी नज़र से ये बयान गुजरा भी नहीं है। और जहाँ तक आपने इत्तेहाद की बात की कि हमारे पास अच्छा, मुझे टू बी वेरियंस इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो मैं नादिया इसके ऊपर मैं कमेंट कर नहीं पाऊंगा। मुझे इसका बैकग्राउंड। सर्दियों में इलेक्शन ना कराएं, कॉन्टेक्स्ट क्या है? यही है ना कि सर्दियों में ना कराएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें खासतौर पे KP के और दीगर जगहों पे कि वहां पे सर्दी बहुत शदीद होती है, तो शायद लोगों का निकलना घरों से मुश्किल होगा या वोटर्स को लेकर आना मुश्किल होगा, निकालना घरों से। गर्मियों में जैकबाबाद में गर्मियों में निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो ये सर्दी गर्मी का मसला तो जो है चलता रहेगा। मेरा ख्याल है कि अगर जो है वो पूरा पाकिस्तान क्लियर है तो हमें जो है वो इस पे इलेक्शंस की डेट को आगे पीछे नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताएगा कि आपने साथ ही कहा कि जी जो MQM है वो इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। क्लीन स्वीप से आपकी मुराद क्या है? क्योंकि जब आप PSP में थे, यानी PSP जब आपकी थी, उस सभी आपने कहा था क्लीन स्वीप करेंगे, हमारा वजीर आला भी बनेगा, फिर तो PSP खत्म हो गई, अब MQM तो नहीं खत्म करा देंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जब हम इलेक्शन लड़ने जाते हैं ना, तो हम ये पहले से अनाउंस नहीं कर सकते कि हम जो है वो हम इतनी सीटें हारेंगे। आज तक किसी ने की है वाली बात? भाई, आप जब जाते हैं, जब उतरते हैं ग्राउंड पर, तो आप जो है वो जीत की नीयत से उतरते हैं। आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, आप उस पर कोशिश करते हैं, आप उस पर एफर्ट डालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम घर बैठे हुए हैं और हमारे पास इस बात की कोई लॉजिक नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? हम सारी सीटों से इलेक्शन लड़ लें
तो भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, नंबर वन। पहले भी जब लड़ रहे थे तो जीतने के लिए लड़ रहे थे। हम कैसे कह सकते हैं कि भाई अभी तो मैं पूरी कराची से इलेक्शन लड़ूं, आधा कराची में जीतूंगा, आधा हार जाऊंगा। तो जो आधा हार जाऊंगा तो इसका मतलब मैंने अपने लोग खामोखे में खड़े कर दिए? नहीं भाई, जहां जहां मेरा कैंडिडेट है और था, हम तो इसलिए कोशिश करेंगे, हम जीतेंगे। तो हमें तो कहना ही यही है कि हमें थोड़ा सा तो रियलिस्टिक होना चाहिए ना। मतलब अगर आप पीएसपी के सरबरा की हैसियत से ये कहेंगे कि अब हमारा अगला वजीर आला हमारा होगा, क्लीन स्वीप हम करेंगे, तो थोड़ा सा तो रियलिस्टिक होना चाहिए ना, ताकि आप अपने वोटर को, बाद में भी तो आपने उनके पास जाना है जब क्लीन स्वीप नहीं भी करना तब भी। नहीं, हम रियलिस्टिक ही बात कर रहे हैं। आज शहर की जो पोजीशन है इस कराची में, 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, कुछ भी नहीं किया, गठक ढक्कन नहीं लगा पाए। 4 सालों से पीटीआई की हुक्मरानी। आप कहेंगे अब आप तो हुकूमत का सख्त है, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा आप जब सवाल करेंगी। फिर उसके बाद जो है वो हाँ, तो मेरे पास है उसका जवाब, मैंने पहले रखा आपसे बात करने से पहले। मैंने कहा इसीलिए आपके पास जवाब है तो छोड़ो, ये सवाल ही छोड़ो। इसलिए 4 साल पीटीआई ने कुछ नहीं किया। और इसके अलावा कोई और पार्टी, जमात इस्लामी, जब हम इलेक्शन लड़ेंगे तो जमात इस्लामी के 4 लाख वोट थे। जमात इस्लामी को 20 लाख वोट लेने चाहिए थे, जब एमक्यूएम नहीं थे 20 लाख वोट लेते। 4 लाख वोट जो है वो 90 लाख वोटों में 4 लाख वोट तो कोई परसेंटेज ही नहीं है। और उस वक्त जब एमक्यूएम नहीं है तो आखिरी काम इस शहर में हमारे हाथों से हुआ था और एमक्यूएम के हाथों से हुआ था। ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज ये 4th वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड है। तो हम क्यों ना कहें कि जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम लोगों को ये उम्मीद है, लोग हमसे बात कर रहे हैं कि भाई हम जो हमने सबको आजमा लिया, अब एमक्यूएम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपके हाथों का सारा तरक्याती काम हुआ था, लेकिन अलमिया ये है कि सारा और भी बहुत सारा काम आपके हाथों हुआ था। मैं क्या उसका बोलूं, आप खुद एतराफ कर चुके हैं, ना। आपने बड़ा एक, जिसको कहते हैं ना, एक फखरिया ऐलान, फखरिया इंकशाफ, एक क्लिप है छोटा सा, अगर आप सुन सके। कह रहे हैं कि हमारे पास हमारी हिस्ट्री ऐसी नहीं है, लेकिन भाई कोई एक हिस्ट्री बताओ जहां हमने भत्ता लेने के लिए किसी को जलाया हो। सिग्नेचर होता है ना किसी का, तालिबान का अपना सिग्नेचर है, बीएलए का अपना सिग्नेचर है, एमक्यूएम का भी अपना सिग्नेचर है। अगर आप मुझे बोले कि 2 सेक्टर में इमरान आए, शाहिद बायला, राशिद बायला को टीटी दिखाई, मोटरसाइकिल पे बैठाकर सेक्टर ऑफिस ले गए और बोला फोन कर 25 करोड़ रुपए हाजिर कर, मैं मान लूंगा हाँ किया होगा, सिग्नेचर है। लेकिन ये नहीं है आज तक 40 सालों में कि पैसे के लिए जाकर जिंदा लोगों को फैक्ट्री में जाकर आग लगा दे 260 लोग, ये सिग्नेचर नहीं है। तो एमक्यूएम जो है वो इस फखरिया ऐलान के बाद, इस फखरिया पेशकश के बाद कि हमारा सिग्नेचर बत्ताखोरी है, आप समझ रहे हैं कि आप लोगों में जाएंगे और लोगों में आपके ऊपर राय मिलेगी और उसके बाद लोग दिल खोल कर आपको बत्ता देंगे? नहीं, बिल्कुल ये फखरिया पेशकश नहीं है। जो आप इल्ज़ाम लगाते हैं उसका जवाब है, ठीक है। ये कह नहीं रहे, जो आप इल्ज़ाम लगाते हैं, जो आप इस बल्दिया फैक्ट्री के ऊपर जब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये उसका लॉजिकल जवाब है। ये कोई फखरिया पेशकश, एमक्यूएम की फखरिया पेशकश ये है कि एमक्यूएम के मेयर ने अपने दौर में शहर को दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल किया। ये शहर दुनिया में तरक्की कर रहा था, ये शहर दुनिया को, पाकिस्तान को कमा कर दे रहा था, तरक्की आ रही थी, सेवरेज की लाइन, पानी की लाइन, अंडरपासेस, फ्लाईओवर, उसका जाल बिछ रहा था। एमक्यूएम की फखरिया पेशकश ये है कि जब ये शहर रात में सोता था, उसके लिए हम जाकर रातों में उसकी शहर को ठीक करते थे। आज जो है वो मुस्तफा कमाल 4 सालों पर 4.5 साल रहा है, 1 रुपए का कोई इल्जाम हम पर चोरी करने का, हराम कमाने का लगा। ये जब आप मुझ पर ये इल्जाम लगाते, मेरी पार्टी के वर्कर्स को आपने सजाए मौत दे दी झूठे मुकदमे में, जहां पर मालिकों की गलती से एक फैक्ट्री को आग लगी है शाम के 5 बजे और एक फुटेज नहीं है, एक तस्वीर नहीं है, एक कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है, और आपने सिर्फ एमक्यूएम के बिना पर और वो भी हेयर से एक जीआईटी बनाई आपने 2014 में, जबकि 2012 में जब जीआईटी बनी तो उसमें बताया गया कि आग जो है वो फैक्ट्री मालिकान की गलती से लगी है, दरवाजा उन्होंने बंद किया, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। तीसरी एक जीआईटी आप 2014 में बनाते हैं और हमारे लोगों को आप सजाए मौत दे देते हैं। आपने 4 जो कि वहां पर चौकीदार थे, जो कि गेट पर बैठे हुए, आपने वो विटनेस थे कि कोई आया कि नहीं, कोई गया नहीं, आपने इस केस को कंप्लीट करने के लिए उनको भी 25-25 साल सजा दे दी 12 साल पहले। अब आज 12 सालों के बाद आपने कहा वो मासूम है, उनमें से एक बेचारा चौकीदार मर भी गया जेल के अंदर। तो जब वो मासूम है तो वही तो कह रहे हैं कि अंदर कोई नहीं गया। तो इस पूरे एपिसोड का मैंने जवाब दिया है कि आपने तो कभी हम पर ये इल्जाम भी नहीं लगाया। ये वाला आपने ये कहा मुस्तफा कमाल साहब, ठीक है, आपने ये कहा कि हमने लोगों को जिंदा नहीं जलाया, लेकिन हाँ हम बत्ता लेते हैं, तो ये भत्ता कम से कम बत्ते की पर्चियां गई थी। मैंने ये नहीं कहा, आपने कहा आपका सिग्नेचर है।
नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा आप हम पर जो इल्जाम लगाते रहे हैं 40 सालों से कि हम भत्ता लेते हैं, ये इल्जाम आपने कभी हम पर जो है वो किसी को जलाने, किसी को फैक्ट्री को आग लगाकर भत्ता लेने का इल्जाम, ये आपने ये सिग्नेचर नहीं क्रिएट किया। हमारा सिग्नेचर जो है वो नहीं है, हमने ये वाला काम नहीं किया। और अगर तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी भत्ताखोरी में भी इन्वॉल्व नहीं थी? नहीं है भत्ताखोरी में इन्वॉल्व, बिल्कुल नहीं है, नहीं थी, नहीं थी इन्वॉल्व। साबित करें, आप साबित करिए, इस केस में साबित कीजिए, इस केस में साबित कीजिए कि कहीं पर भत्ता लिया गया हो, कहीं से भत्ता मांगा गया हो। नहीं, मैं से बल्दिया फैक्ट्री की बात नहीं कर रही, मैं पूरे कराची से बात कर रही हूं। आप भत्ताखोरी नहीं करते? मेरी पार्टी जो है वो भत्ताखोरी नहीं करती थी। कोई अगर इंडिविजुअल कहीं पर करता होगा, कोई अगर पकड़ा गया होगा तो उसको पार्टी से निकाला भी है। इस शहर में इतनी सारी कमेटियां चलती थी, इतने सारे गैंग वॉर चलते थे, इतने सारे, तो ये तो शहर जो है वो इतने सारे और लोग पार्टियां हैं। आपको एमक्यूएम के अलावा कोई और पार्टी नजर नहीं आती जिन्होंने लोगों को उठाया हो, अगवा किया हो, ड्रिल किया हो? भारत में भी आप लोग मुलविस नहीं थे? नहीं है, हमारे भारत में भी मुलविस नहीं थे? नहीं रहे जी मुलविस। हमारे लोगों को मारा गया। शोधा कब्रिस्तान हमारे नहीं छीनते थे जी। शोधा कब्रिस्तान हमारे शोधा की, हमारे लोगों की लाशों से भरा पड़ा हुआ है, उसमें कोई बाहर वाला नहीं है। तो फिर अल्ताफ हुसैन का कसूर क्या था? जब आप लोग इतनी अच्छी पार्टी थे, क्यों निकाल दिया फिर? वो मैंने बता दी। आप लोग इतने अच्छे और मासूम थे, ना आप लोगों ने मिलिटेंसी की, ना आप लोगों ने भत्ताखोरी की, ना आप लोगों ने जो है वो खाले छीनी, ना आप लोगों ने लोग मारे, तो फिर अल्ताफ हुसैन का कसूर क्या था? जी वो हमने जो है वो बता दी है बार बार बात। अगर आपको मेरी वो बातें सुननी है तो दोबारा यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए और जान लीजिए अल्ताफ हुसैन का कसूर क्या था। मुस्तफा कमाल आज भी उस बात को सुने। अगर आपका प्रोग्राम इस वाली लाइन पर है तो आइए इसके ऊपर लंबा कर लेते हैं इस प्रोग्राम को और इसको चलाते हैं। जवाब दे रहा हूं ना, बात से बात नहीं निकाल लो, मैं बता रहा हूं। आप बल्दिया फैक्ट्री से आप शुरू कर रही हैं, आपको ये एहसास नहीं होता कि आप जो सजा देने वालों को बुलाए। अच्छा भाई हमसे पूछ रहे हैं जो मालिकान है, कभी उसको भी इंटरव्यू करो ना। जब जो मालिकान है कि भाई तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगाई गई, तुम जरा इंटरव्यू करके बताओ कैसे लगी आग। है कोई आज तक? आज जो 260 लोगों के जलने वालों का जो वकील है उसका नाम फैसल सिद्दीकी है, जो कि एमक्यूएम का कारकुन नहीं है, जो कि हमारा ओपोनेंट है। उसने किताब लिख दी है पूरी, जो मैं बात कर रहा हूं वो किताब लिख दी है उसने पूरी। आप कभी वो किताब भी रिसर्च करें, पढ़ें कि जो जलने वालों का वकील है वो क्या कह रहा है। आपको कोई एक फुटेज नजर आई कि कोई मां रोती हुई कह रही हो कि हाँ आज मुझे एमक्यूएम के कारकुनों को सजाए मौत हो गई, हाँ मुझे इंसाफ मिल गया, मेरे बच्चों को जलाया था। एक फुटेज दिखाओ आप शहर में मोबाइल फोन चिंता है, आप रोजाना टीवी पे सुबह से लेकर शाम तक उसको दिखा रहे होते हो, आप कोई एक फुटेज दिखाओ। आप लोगों को सजाए मौत दे रहे हो हेयर से के ऊपर, फिर आप बैठकर बात कर रही हैं। आप उनसे भी तो सवाल करेंगे जिन्होंने ये मुकदमा बनाया, वो सबूत तो दें। एक मोबाइल फोन छीनने के लिए आप टीवी पे फुटेज दिखाते हो, 260 लोग मर गए, तमाम कैमरे इंटेक्ट हैं, आप एक फुटेज तो दिखाओ कि कोई आग लगा रहा है। सर मैं तो आपसे ये सवाल कर ही नहीं रही, ना मैं आपको इसका जिम्मेदार ठहरा रही हूँ, ना मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। मैंने तो एक बात की नहीं सर, मैंने यहाँ से नहीं की। नहीं सर, मैंने तो आपकी इंतखाबी मुहिम से शुरुआत की। आपने बल्दिया फैक्ट्री से शुरू की ना। बात सुने मेरी बात, मैं तो करना चाहता हूँ ना आपसे बात। भाई मैं भागना नहीं चाहता, हमने तो भाई क्लेम, लेकिन मैं इल्जाम नहीं लगा रही आपके ऊपर कोई। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप मुझसे सवालात कर रही हैं बल्दिया फैक्ट्री के, ये नहीं किया वो नहीं किया। और भाई जो केस जीता है उसको भी तो वो आपने पूछा, आज ने खबर लिया आज तक कि ये जो दोनों मालिकान हैं वो मुल्क से भागे हुए क्यों हैं जब से वो जेलों से रिहा हुए हैं। ये 6 महीने जेल सर्व करके आए हैं, लाड़काना के अदालत से उनको छुट्टी मिली है, बेल हुई है, उसके बाद वो पिछले 2012 से भागे हुए। अरे भाई आज तो कोई नहीं मार रहा, आज आ जाए ना, जश्न मनाए कि उनके जो है वो कातिलों को सजाए मौत हो गई है। फॉर गॉड सेक, अगर जो है वो 260 वैसे मुस्तफा कमाल साहब, अदालतों ने उनको क्यों नहीं तलब किया? अदालतों ने उनको तलब क्यों नहीं किया? इसका भी जवाब मुस्तफा कमाल दे, इसका भी जवाब मुस्तफा कमाल दे। आप ये अदालतों का मैं नुमाइंदा बैठा हूं भाई, इदारों से पूछें, अदालत से पूछें, विटनेसेस से पूछें। और फॉर गॉड से कितने जुल्म की बात है। नादिया साहिबा, आपको भी हिसाब देना पड़ेगा और मुझे भी हिसाब देना पड़ेगा। एक आदमी भी, अगर कोई मेरा सगा भाई भी उसको जलाकर मारता, मैं उसका इल्जाम, उसका गुनाह अपने कंधे पे लेकर मैं कब्र में नहीं जाना चाहता। लेकिन
अगर कोई 260 लोगों के जलाने का इल्जाम किसी मासूम गलत लोगों पर डाल रहा है, मासूम अगर मैं नहीं भी कहूं, गलत इल्जाम डाल रहा है किसी के ऊपर, तो इससे बड़ा भी जुल्म कोई और नहीं है। और जो लोग उसको बैठकर प्रोपेगेट कर रहे हैं उसके खिलाफ, आप इतने सारे अच्छे, आप लोग साइंसदान हैं सारे के सारे, आइंस्टाइन हैं सारे के सारे। अच्छा चले, पूरा प्रोग्राम बर्दिया ना करें, आगे बढ़ते हैं। किसी ने यह सवाल नहीं किया भाई, किसी ने यह सवाल नहीं किया कि भाई ये मालिकान कहां हैं, ये मालिकान कहां है, क्यों आज उनके लिए जश्न मना, वो मिठाई क्यों नहीं बांट रहे? ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नसीब मुख्तसर साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखें। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। हमाद सिद्दीकी का है। हाँ, मुझे, मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता कहां है। नहीं, आपके पास तो ऑफ कोर्स नहीं है, आपके पास कैसे होंगे? मैं तो ये कह रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों 2017 के आखिर में इस तरह से कुछ खबरें आई थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया दुबई से और इंटरपोल से लाया गया, और फिर आज अदालत तलब कर रही है कि जी आप इनको 25 सितंबर तक जो है वो जी वो लापता है। हमारा गिरफ्तारी नहीं हुई थी उनकी, कोई खबरें चली थी, इसलिए पूछ रही हूँ। हमारे पास इतना नहीं। चले ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाती हूँ। सिंध में और खासतौर पे कराची में सिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन की बड़ी एक गूंज हमें सुनाई दी, आपको ये नजर आ रहा है ग्राउंड पे सर? नहीं, अभी तो मुझे जो है वो कोई खास सिस्टम, सारे लोग तो वही हैं और कोई हाँ छोटी मोटी इतलात हैं, लेकिन मुझे मेरे पास कोई एविडेंसेस नहीं है कि वो सिस्टम जो रुक गया हो, कहीं से रिश्वत खत्म हो गई हो। क्योंकि ये सिस्टम पूरा था ना कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, भत्ताखोरी, लैंड ग्रैबिंग, और जिस तरह से पूरा ये सारा चलता था, किसके लोग थे के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। किसके लोग हैं, लोग थे ये सिस्टम वाले, किस पार्टी के लोग हैं? सर ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और भत्ते बड़े ऊपर तक सुनाए, पैसे होते थे ऊपर तक लोग जाते थे। गवर्नमेंट किसकी थी? ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी की, जब तो हमें पीपल्स पार्टी के पर जलते हुए नजर भी आए, उसमें पीपल्स पार्टी का शोर हंगामा भी हमें सुनाई दिया। आज तक शोर हंगामा सुनाई दे रहा है कि जी आपने फला की ट्रांसफर कर दी और आईजी को हटा दिया और फला को हटा दिया। लेकिन सवाल यह है कि जो इतना शोर मचा, जो इतनी हाइप क्रिएट हुई कि हम सिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, उसकी शुरुआत भी हुई कि नहीं हुई, ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। ये हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है विविड किस्म के जहां पर मैं कह सकूं कि शुरुआत हो गई नहीं हो गई। और मुझे नहीं पता कि अंदरूनी खाना अगर किसी को पकड़ा हो या किसी को रोका हो, ऑन द सरफेस ऑफ इट कोई जो है वो रिश्वतों में कहीं को कमी नहीं आई है या कोई जो है वो इस तरह का मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। अगर वो तो मुझे नहीं पता, एविडेंस नहीं है। अगर इस चीज़ों को सरफेस होते होते हो सकता है टाइम लगे। लेकिन इतना टाइम है इनके पास, निगरान हुकूमत है, जाहिर है कितना टाइम होगा, बट एनीवेज लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। सर पार्टी के अंदर आप लोगों के साथ कुछ इख्तिलाफात चल रहे हैं? जी कोई इख्तिलाफात नहीं पार्टी के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं कि कामरान टिसोरी साहब से, वो तो एमक्यूएम के गवर्नर है ना? जी एमक्यूएम नहीं उनको मुंतखब किया है, उनको प्रपोज किया है यकीनन। अच्छा, तो फिर उनसे क्या इख्तिलाफात है एमक्यूएम के? सुना है बड़ा वो इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने काफी रेजिस्टेंस शो की है पिछले दिनों, खबरें आई कि आपने पीपल्स पार्टी से या किसी से राब्ता भी किया। जी अब इतना बुरा वक्त नहीं आएगा मुस्तफा कमाल पीपल्स पार्टी से राब्ता करेगा। अंदरूनी इख्तिलाफात की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है? जी कोई सच्चाई नहीं है। कामरान टिसोरी साहब गवर्नर सिंध, उनके साथ इख्तिलाफात की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है? जी उनका अपना काम है, पार्टी का अपना काम है, कोई ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि हमारे तक जो इत्तलात पहुंची थी कि वो जो है वो बहरा लीडर बनना चाह रहे हैं एमक्यूएम के अंदर, वो अपनी पॉलिसीज लाना चाहते हैं या इंटरवीन करना चाहते हैं, एमक्यूएम को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर सी बात है एक रेजिस्टेंस है जो शो की जा रही है, खासतौर पे आपकी तरफ से। वो आपके पास इत्तलात, उसको आपको रीचेक करने की जरूरत है जहां से आपके पास इत्तलात आ रही है। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त एमक्यूएम बज़ाहिर जो है वो एमक्यूएम देखा जाए तो प्रैक्टिकली या इन रियल आप एक्चुअली चला रहे हैं, आप और अनीस कायम खानी साहब जिन्होंने इतना दोबारा से उसको एक्टिव किया और दोबारा लोगों तक लेकर गए, अवाम में पहुंचे, जो कि बिल्कुल एक आइसोलेट हुई हुई जमात थी? नहीं, यकीनन हमारा मर्जर हुआ है तो हमारा कोई रोल तो होगा। जब भी मर्जर हुआ है हम स्ट्रेंथन होने के लिए हमने ये काम किया। लेकिन यकीनन कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनर हैं, सीनियर डिप्टी कन्वीनर दूसरे मेरे साथ जो है वो फारूक सत्तार हैं, नसरीन जलील हैं
और डिप्टी कन्वीनर्स हैं नीचे, बहुत सारे राब्ता कमेटी है। ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नीचे ग्रास रूट वर्कर से लेकर ऊपर कन्वीनर तक। अभी हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, मरदमशुमारी में अपने 73 लाख लोगों को, ना गिने हुए लोगों को ऐड करवाया। अब हम कैंपेन चला रहे हैं, तो हो सकता है एमक्यूएम में जो है कुछ फेसेस आपको नजर आते हैं, लेकिन बहुत सारे फेसेस बिहाइंड द कर्टन जिनको नजर नहीं आना होता, वो काम कर रहे होते, इनविजिबल लोग होते हैं जिनको लोग बेचारों को जानता नहीं है। उन सबके साथ मिले बगैर तो आपको कोई एंड रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये बिल्कुल एक दो लोगों के ऊपर ना तो पार्टी बन सकती है ना चल सकती है। ये बहुत हजारों लोगों का काम है जो कि आपको नजर, हाँ हो सकता है कि कहीं पर मैं आपको ज्यादा, अभी आपके सामने मैं टीवी पर नजर आ रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो लेकिन मेरे पीछे पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ना। मेरे पास 10,000 से ज्यादा कारकुनान इस शहर में हैं, फिर हैदराबाद है, पूरे सिंध में, फिर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, ये हमारी तमाम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है सारा। तो इन सब लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन से पार्टी जो है वो नजर भी आ रही है और पार्टी जो है वो आगे भी चलेगी इंशाल्लाह। एमक्यूएम 2018 के इलेक्शन में एमक्यूएम श्रिंक हो गई, पीटीआई ने बड़ी सीटें उठा ली। एक इंप्रेशन ये डेवलप हुआ कि अब जो एमक्यूएम के धड़ों को मुत्तहिद किया गया उसकी वजह ये थी कि पीटीआई को कॉर्नर किया जाना मकसूद था। क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, देखें, यहाँ पर स्प्लिट होने की वजह से जो है वो लोग थोड़े से कंफ्यूज थे और पीपल्स पार्टी जो कि 15 सालों से यहाँ पर हुक्मरानी कर रही है, उसको एक मौका मिल रहा था। ये सोच पैदा हो रही थी कि वो अपने पैसों से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपनी पावर से, अपने अफसरों के जरिए वो जो है वो पेनिट्रेट करे और शहर पर जो है वो एक तरह से मैंडेट के बगैर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कब्जा करने की कोशिश करे। हमने हालात की नज़ाकत को समझा और हमने फिर ये समझा कि इसमें बेहतरी ये है कि हमें इस स्पेस को नहीं देना चाहिए। अगर ये स्पेस अगर चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी मैं आपको इंटरवीन कर रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत जरूरी है। एमक्यूएम को अगले इलेक्शन में लोग वोट क्यों दें, प्लस आपका अगले इलेक्शन के लिए इंतखाबी नारा क्या है, मंशूर क्या है, आप आएंगे तो क्या करेंगे? एमक्यूएम को इसलिए लोग वोट दें कि एमक्यूएम नहीं आखिरी दफ़ा ये शहर, ये सूबे के शहरी इलाके जहाँ जहाँ मैंडेट है थी एमक्यूएम के पास, वो एमक्यूएम ने ये शहर बनाया है। एमक्यूएम को इसलिए वोट दें कि एमक्यूएम जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को, नुमाइंदों को असेंबलियों में भेजती है, MP MNS बनाकर, सेनेटर्स बनाकर भेजती है। एमक्यूएम को इसलिए लोग वोट दें कि 15 सालों तक सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही, 22,000 अरब रुपए खर्च किए और आज जो है वो हमारे दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में लोग, बच्चे गटर में गिरकर हलाक हो रहे हैं। एमक्यूएम को इसलिए लोग वोट दें कि एमक्यूएम का आइंदा जो वे फॉरवर्ड है वो वे फॉरवर्ड है कि हम आइन में ऐसी आइनी तरामीम कराना चाहते हैं 3, जिससे इख्तियारात और वसाइल मेरी पाकिस्तान की गली कूचों, पहाड़ों के और गोटों के डोर स्टेप पे आ जाएं कि जहां जिस तरह से मेयर के, जिस तरह से वजीर आजम और वजीर आला के डिपार्टमेंट्स आइन में लिखे होते हैं। हम आइनी तरमीम तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ा सी प्रैक्टिकल बात करें कि आपको अगर वोट दे देते हैं तो लोग, मैं बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात बता दूं कैसे मुश्किल नहीं होगी। हम समझते हैं कि अगर कोई हमारे पास वजीर आजम बनने के लिए वोट लेने आएगा, उसके पास ज्यादा नंबर होंगे और हमारा ये गुमान है कि हमारे वोटों की जरूरत पड़ेगी, तो एमक्यूएम उससे वजारत, सदारत और उससे जो वो एडवाइजरी नहीं मांगेगी। कहेंगे अपने वोट, हमारे पास एक 13 पेजेस का ड्राफ्ट बना हुआ है, अपने वोट और हमारे वोट मिलाकर आईनी तरमीम पेश करते हैं और अगर ये तरमीम हो गई तो हम अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं किसी को भी। बेहतरीन बात, बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा कोशिश तो होती है एमक्यूएम की कि अपने मुतालबात मनवाए जाए। हमने ऐसे एग्रीमेंट्स भी देखते हैं, हुकूमत आने के बाद उन पर अमल दरामद नहीं होता। बट अगेन उम्मीद पे दुनिया कायम है। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से आप साथ हैं, हमारे साथ रहिए। जनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और हमें ये बताया जा रहा है, बल्कि हमें ये दिख रहा है कि जब से ये निगरा सेटअप आया है, कम से कम अगर मैं डॉलर रेट की ही बात करूं तो वो तकरीबन 40 से 45 रुपए कम हो गया। यानी जो डी वैल्यू मुसलसल पाकिस्तानी रुपी हो रहा था उसमें कमी वाक़ हुई है। और इसके असरात ये कि हमें कल ये भी बताया गया कि जी चूंकि अब जो रुपया है वो कदर मुस्तहकम हो रहा है, तो इसके लिए मुमकिन है और शायद एक उम्मीद या एक नवीद तो दी गई है कि पेट्रोलियम प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। लेकिन उसका असर क्या दीगर जो इन्फ्लेशन रेट है जो हर हफ्ते हमारे पास एक जो रिपोर्ट आती है उसमें वो हाई होता है, उस पर भी पड़ेगा। दूसरा एक सवाल यह है कि जब निगरान हुकूमत के दौर में या बाकायदा तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब बिजनेस कम्युनिटी से कराची में जाके बात की और फिर ये सारे इकदाम उठाए गए, ये सारी चीजें हुई रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए, तो सियासी जमातें या सियासी जमातों की हुकूमतें, सियासी हुकूमतें ये काम खुद क्यों नहीं कर पाती या उनकी जो माशी पॉलिसीज हैं वो नाकाम क्यों होती हैं?
दुनिया हमारे लिए परेशान है लेकिन हम अपने लिए परेशान नहीं है, ये शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होगा। आलमी बैंक की एक रिपोर्ट कल ही आई है, मैं मुख्तसरन आपके सामने से शेयर कर लेती हूँ, फिर हम अपने मेंबर जाएंगे, बल्कि साथ ही पहले मेहमानों का तारुफ भी करा देती हूँ। हमारे पास सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब मौजूद हैं और उसके साथ साथ मुजम्मिल असलम साहब मौजूद हैं, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन भी, इकोनॉमी और फाइनेंस में। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 2 मिनट आप लोगों के लूंगी। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो मैं जरा अपने नाज़रीन से शेयर कर लूँ। क्या कहता है वर्ल्ड बैंक? उन्होंने कहा कि आलमी बैंक का पाकिस्तान की मईशत पर शदीद तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान में गुज़िश्ता माली साल गुर्बत बढ़कर 39.4% तक पहुंच गई है, यानी तकरीबन 9.5 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं और ये 1 से 1.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ज़राअत और रियल इस्टेट पर टैक्स लगाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करे, कुछ तजावीज़ उन्होंने दी हैं। वाशिंगटन में कायम आलमी बैंक ने पाकिस्तान की अगली हुकूमत के लिए, जो भी इलेक्शन के बाद आती है, तमाम स्टेक होल्डर्स की मदद से तैयार करदा पॉलिसी के मुसव्वदे का इजरा किया है, जिसमें कम इंसानी तरक्की, गैर पायदार मालियाती सूरत हाल, तवानाई, ज़राअत और निजी शोबाजात को ज़ाब्ते में लाना होगा और इन शोबों में इस्लाहात आइंदा हुकूमत के लिए तरजीह करार दी गई हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान को संगीन माशी और इंसानी तरक्की के बहरानों का सामना है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ से पॉलिसी में तब्दीली की अशद ज़रूरत है। अब ये वो सूरत हाल है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने भी एक प्रोग्राम अपना, बल्कि उनका एक क्लिप बड़ा वायरल भी हुआ, वो उन्होंने रिकॉर्ड कराया और हमारे यहाँ जो होता है उससे कतई तौर पर बरअक्स क्या कह रही थी वो जरा सुनते हैं। What we are asking in our program is please collect more taxes from the wealthy and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country. क्रिस्टलिना जोलिना जो कि हमें बता रही हैं, हमारे लिए परेशान है कि जी पाकिस्तान की हुकूमत से जो काम उनको करने चाहिए वो बता रहे हैं कि जी अपने गरीब लोगों को प्रोटेक्ट करें और अमीर लोगों पर टैक्सेस लगाएं, लेकिन सूरत हाल इसके बरअक्स रही है। ये जो अब पॉलिसी का जो इख्तियार की गई, जिसके तहत कुछ कदरे बेहतरी हम देख रहे हैं, क्या इसका तसलसल मुमकिन हो पाएगा? कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई थी, कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है? दोनों शख्सियात से ज़रा जानेंगे। फर्रुख सलीम साहब, ज़रा आपके पास आती हूँ। ये जो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, इसमें जिन चीज़ों की जो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दी हैं, फिर जो हमारे यहाँ पॉवर्टी रेट बढ़ा है उसका भी उन्होंने तस्करा यहाँ पर किया है। सर, हम अपने लिए परेशान नहीं है, दुनिया हमारे लिए परेशान है। जो तजावीज़ हमारे लिए पेश कर रही है वो काबिल अमल हैं, काबिल डूएबल तो होंगी यकीनन, लेकिन क्या वो करने की सिकत है किसी सियासी जमातों में? देखिए, पहली बात तो यह है कि वर्ल्ड बैंक जो कुछ कह रहा है ये कोई नई बात नहीं कह रहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो बेसिकली ये कह रहा है कि आप 2 ऐसे शोबे हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर टैक्स लागू करना चाहिए। हम कई सालों से पाकिस्तान के अंदर ये जानते हैं कि ये करना पड़ेगा, ये होना चाहिए। एक रियल एस्टेट का सेक्टर है और दूसरा ज़राअत का सेक्टर है। वो भी यही कह रहे हैं कि दोनों सेक्टर जो है वो टैक्स लागू होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा बात जो है वो हुकूमती अखराजात के ऊपर है। हुकूमती अखराजात भी कम करने होंगे और मेरे हिसाब से तो हुकूमती अखराजात पे फोकस ज्यादा होना चाहिए और टैक्स के ऊपर फोकस कम होना चाहिए। हमें कम अज कम 3000 अरब के जो विफाकी हुकूमत के अखराजात हैं वो कम करेंगे तो फिर मामला कहीं आगे बढ़ता है, वरना ये मामला जो है वो सीधी 3000 अरब रुपए सालाना। जी बिल्कुल, 3000 अरब रुपए मेरा तखमीना है जो आसानी से निकाले जा सकते हैं। दूसरा जो इससे भी तशवीशनाक बात है वो आपने उसका जिक्र किया। आप अंदाजा कीजिए कि जहां आपको 10 पाकिस्तानी नजर आते हैं उसमें से औसतन 4 पाकिस्तानी जो हैं वो शराए गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए, हर 10 पाकिस्तानियों में से 4 पाकिस्तानी इस वक्त पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। इसका हमने क्या करना है? आपने कहा कि सियासी जमातें जो हैं, चाहे वो पुरानी वाली हो, नई वाली हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, उनका जो तारीखी अमल जो बिहेवियर हमने देखा है वो उनकी कोशिश है कि हर जमात जो है वो रिसोर्सेज जो पाकिस्तान के वसाइल हैं उसको किस तरह कंट्रोल करना है। किसी की तरफ से हमें कोई ऐसी पॉलिसी नजर नहीं आई कि शराए गुर्बत को दूर कैसे करना है, जो माशी शरह है उसको बढ़ाना कैसे है। वो उनकी कोशिश होती है
कि वो इंतशार फैलाएं, वो सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाएं और उसके नतीजे में जो हुक्मरान जमात है उसको गिराया जाए और जो रिसोर्सेज का कंट्रोल है, वसाइल का कंट्रोल है, उसके ऊपर किसी तरह बैठ जाया जाए। ये इस साल में हम ये चीज देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, ठीक है सर, मैं वापस आती हूँ आपकी तरह। ज़रा मुज़म्मिल असलम साहब से भी इस हवाले से ज़रा बात कर लूँ। मुज़म्मिल असलम साहब, ये जो इम्प्रेशन है, ये बड़ा ख़तरनाक इम्प्रेशन है बाय द वे, कि हमारे मुल्क की सियासी जो जमातें या सियासी जो हुकूमतें हैं वो कुछ नहीं कर पाती। क्या वजह है? निगरान सेटअप है जिसका कोई लेना देना नहीं है। हमें पता है कि कहाँ से चीज़ें चल रही हैं, किसने मुलाकातें की हैं, ज़ाहिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की हैं। वहाँ से जब हो सकता है तो इसका मतलब है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये डूएबल चीज़ें हैं। लेकिन हमें बाहर से वर्ल्ड बैंक और दीगर हमें बता रहे हैं, हमें IMF की डायरेक्टर MD बता रही है, मैनेजिंग डायरेक्टर, कि जी आपने गरीबों पे टैक्स नहीं लगाना, आपने अपने गरीब को प्रोटेक्ट करना है, आपने अमीरों पे टैक्स लगाना है। वर्ल्ड बैंक हमें बता रहा है कि आप ज़राअत पे टैक्स लगाएं, ज़रा इनकम पे, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाएं, रियल इस्टेट पे। सियासी हुकूमतें क्यों नाकाम है? क्यों नहीं किया आप लोगों ने? देखिए, सियासी हुकूमतें जो हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने स्ट्रक्चर ही ऐसा मुल्क का जो है कानून साजी करके कर दिया है कि वो अपने चक्कर में खुद फंस गई है। मिसाल के तौर पे भी आपने बात की कि ज़राअत पे टैक्स होना चाहिए और रियल एस्टेट पे टैक्स होना चाहिए। ये दोनों टैक्स जो है सूबाई टैक्सेस है और ये जो है ज़राअत जो है जब 18वीं तरमीम की गई तो वो वैसे FBR जो भी काबिले टैक्स आमदनी है FBR ने कलेक्ट करनी है, लेकिन ज़राअत ने जो ज़राअत पे जो टैक्स है काबिले टैक्स आमदनी वो हुकूमत को मना कर दिया गया और वो वफाकी हुकूमत, और सूबों ने कहा हम अपने अपने तौर पे खुद कलेक्ट करेंगे। और माशाल्लाह दो इस वक्त जो है सूबे जो है ज़राअत में बहुत आगे हैं, पंजाब तो बहुत आगे है वो, और दूसरा जो है हमारा जो है सिंध। इस पे कभी भी काम ही नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि आपके जो है सारे के सारे जो लोग इलेक्शंस में आते हैं वो इन इलाकों से आते हैं। अगर आपने ऐसा कोई काम किया तो वो आपके अलायंस को छोड़ के चले जाएंगे। तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी इन्होंने, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है कि 12.5 एकड़ तक जिसके पास लैंड है उस पर सिफर टैक्स है। 12.5 से लेके शायद 25 एकड़ तक जिसका लैंड है उसमें 100 रुपये एकड़ महाना टैक्स है, यानी कि 1200 रुपये, 1000 से 1200 रुपये। इस वक्त अगर पाकिस्तान में किसी की जिसे कहते हैं ना कि लाख या 1.5 लाख रुपए आमदनी है तो वो भी साल में इससे ज्यादा टैक्स देगा जिसके पास 50 एकड़ जमीन है, ठीक है ना, 25 एकड़ जमीन है। फिर 25 एकड़ से 50 एकड़ वाले पे 250 रुपये एकड़ सिर्फ इनकम टैक्स, 250 रुपये। आपको पता है 250 रुपये का अब 1 लीटर दूध आता है, ठीक है, या और पेट्रोल भी नहीं आता अब 1 लीटर, चले यूं कह लेते हैं, पेट्रोल भी नहीं आता, एग्जैक्टली जी, 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता, वो आपने टैक्स रखा हुआ है। तो आपने तो खुद मजाक बनाया हुआ है। अच्छा, फिर आप आ जाए प्रॉपर्टी टैक्स पे। सिंध की बात कर देता हूं मैं आपको, कराची के से जो है पूरे सिंध का 95% प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होता है, ठीक है ना। वो भी मैं समझता हूं कि 60% कराची नहीं देती होगी, 60% कराची नहीं देती होगी, 95%, और बाकी थोड़ा बहुत हैदराबाद। हैदराबाद के आगे प्रॉपर्टी टैक्स लेने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और फिर ये जो टैक्स कलेक्ट होता है कराची शहर से, ये पूरे सिंध की डेवलपमेंट में खर्च होता है। तो और कराची का हाल देख लेंगे, ये क्यों, ये इसकी क्या वजह है? इसकी ये कराची और हैदराबाद वालों ने क्या कसूर किया है कि वो तो प्रॉपर्टी टैक्स दे, रेस्ट ऑफ द सिंध जो है वो टैक्स फ्री जोन है? मैं यही तो बात कर रहा हूं आपसे, और इसको कहा जा रहा है जमहूरियत। दुनिया में ऐसा होता है। ये तो मैं आपको सूबाई टैक्सेस की और मकामी टैक्सेस की बात बता रहा हूँ। वफाकी टैक्स में भी कराची 40% 45% से ज्यादा टैक्स जमा करता है। अब कोई कह देता है जी पूरी मुल्क की दरामदाद यहाँ से होती है, ये होती है, वो होती है, उसका भी जो डिविजिबल पूल जिसे कहते हैं, जो 18वीं NFC 7 NFC अवार्ड के बाद जो सिंध को हिस्सा मिलता है, वो जो है वो भी सिंध कराची को वापस नहीं करता। उसमें से भी जो यहाँ से टैक्स कलेक्ट होता है वो भी नहीं, तो वो होता है उसमें भी। तो आप मुझे एक बात बताएं ना, मुझे आप एक बात बताएं ना कि जब आप खुद प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और जस्टिस और डेवलपमेंट पे बात नहीं करते तो फिर आपका मुल्क कहां से, ये जो आप अभी बात कर रही हैं कि 40% आबादी जो है गुर्बत की लकीर के नीचे आ गई है,
उसका नतीजा ये सारी गैर मुनसिफाना पॉलिसीज है। सर मैं ब्रेक लेती हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं। सिंध की आप बात कर रहे हैं, चले सिंध में आपकी हुकूमत नहीं थी, मगर आपने भी पंजाब में भी हुकूमत की है, खैबर पख्तूनख्वा में तो आप लोगों ने तकरीबन 10 साल के करीब हुकूमत की है, तो या 13 साढ़े 13 साल आप उसको कह लें कि क्या आप लोगों ने ये टैक्सेस जो है वो वहाँ पर उनका निफाज किया था। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। और फ़ारूक सलीम साहब के ये जो वजूहात बता रहे हैं एग्रीकल्चर टैक्स ना लगने की उसकी, और एग्रीकल्चर इनकम पे और फिर रियल एस्टेट पे, क्या ये दुरुस्त है? ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और मेरे लिए खुद वैसे ये बाय द वे न्यूज़ है कि कराची और हैदराबाद के बाहर जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगता ही नहीं है पूरे सिंध में। लेकिन बहरहाल फ़ारूक सलीम साहब ये मुझे बताएगा कि किसी दौर में भी यही बात हुई ना कि जी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाएं, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाएं, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी टैक्स पे करता है उसको आप इसको करे चले जाएं, जैसे सैलरी क्लास है, जो मिडिल क्लास है। आपकी नज़र में भी यही वजूहात हैं क्योंकि उसी तबके से लोग निकल के जो है वो हुक्मरान होते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, तो वो अपने ऊपर कोई टैक्स आयद ही नहीं होने देते। इज रियली द फैक्ट? जी मेरा नजरिया ये है कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टैक्स इकट्ठा नहीं होता। आप अंदाजा कीजिए कि आज से 11 साल 12 साल पुराना बजट निकाल के देखें, उसमें हुकूमत ने टैक्स का हद रखा था 1500 अरब, और अभी जो बजट हमारे सामने आया है उसमें टैक्स का हद है 9400 अरब। इसका मतलब है 10-11 सालों में टैक्स का जो हद है वो तो बहुत ही तेजी से बढ़ा है। हम 1500 अरब से कहीं पहुंच गए हैं 9500 अरब पे। तो टैक्स तो इकट्ठा हो रहा है इस मुल्क में। हमारा असल इशू ये है कि हुकूमती अखराजात जो हैं वो उससे कहीं तेजी से बढ़े। आप अंदाजा कीजिए कि 11-12 साल पहले जो हुकूमती अखराजात 2500 अरब के थे, वो इस बजट में हमें बताया गया है कि वो 14,500 अरब पे पहुंच गए। अंदाजा कीजिए 2500 अरब से 14,500 अरब पे। तो मसला हमारा टैक्स कलेक्शन का नहीं है, मसला हमारा हुकूमती अखराजात का है। जिस तेजी से हुकूमती अखराजात बढ़ रहे हैं। एक सेकंड सर थोड़ा सा मैं चाहूंगी, माजरत इंटरवीन कर रही हूँ, बट मैं चाहूंगी कि ये कहाँ किन अल्ले तलल्ले में खर्च होता है हुकूमती अखराजात? मजाक है? मतलब अगर आप 3000 अरब रुपए की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं सालाना की, तो हमने पीटीआई के दौरे हुकूमत में देखा कि ऑस्टेरिटी ड्राइव की हमने बड़ी गूंज सुनी। फिर शहबाज शरीफ साहब कहने लगे कि जी मैं अपने कपड़े उतार भी दूंगा, कपड़े बेच दूंगा और आटा सस्ता कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ। अभी निगरान वजीर आज़म आए, उन्होंने कहा जी मेरे कमरे का एसी बंद कर दे। मतलब जज्बा तो आप देखें कि मेरे कमरे का एसी बंद कर दे लेकिन अवाम को रिलीफ दे दे। नतीजा नहीं निकलता इस किस्म की बातों का, या सिर्फ सियासी नारे होते हैं? देखिए यहाँ पे हमें एक तफरीक करनी होगी इंतजामी इक़दामात में और पॉलिसी में। ये दोनों फर्क चीजें हैं। अभी जिन चीजों का आपने जिक्र किया कि करेंसी ट्रेडर्स के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, जखीरा अंदोजी जो कर रहे हैं उन रेड हो रही हैं, स्मगलर्स के ऊपर रेड हो रही हैं, ये इंतजामी इक़दामात हैं जो यकीनन होने चाहिए थे, लेकिन ये पॉलिसी नहीं है। देखिए इंतजामी इक़दामात जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कहते हैं, इनकी एक लिमिट होती है। मैं समझता हूं कि हम उस लिमिट पे पहुंच गए हैं। अगर रुपए की कदर जो है वो डॉलर के सामने 20-25 रुपए इंप्रूव हुई है, तो इंतजामी इक़दामात के नतीजे में बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये पॉलिसी नहीं है। और इंतजामी इक़दामात जो हैं वो मुतबादिल नहीं। देखिए पॉलिसी ये है, पॉलिसी कि अगर हुकूमत का 7,500 अरब या 8,000 अरब का बजट का खसारा आ रहा है, असल बीमारी वो है जो इंतजामी इक़दामात से दूर नहीं हो सकती, उसके ऊपर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर बिजली की चोरी या बिजली का जो गर्दशी कर्जा है वो 2,500 अरब पे पहुंच गया है, तो वो बिजली के चोरों के ऊपर रेड करने से वो मामला हल नहीं होगा, उसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी होगी। अगर गैस के सेक्टर में कोई बिलियन या 2 बिलियन डॉलर की गैस चोरी हो जाती है सालाना बुनियाद के ऊपर, तो वो गैस चोरों के ऊपर इंतजामी इक़दामात के नतीजे में हल नहीं आएगा सामने, हमें पॉलिसी बनानी होगी। तो इंतजामी इक़दामात तो निगरान हुकूमत के दौरान हमें बेशुमार नजर आए हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई पॉलिसी बनती नजर नहीं आई।
सर पॉलिसीज तो फिर वही वाली बात है ना कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होंगी, जो अवामी मैंडेट के साथ आएंगी, वो बनाएंगी। तो ये फेलियर क्यों है? यही तो मेरा सवाल है कि जब इसका मतलब ये कि अगर इस दौर में ये काम हो रहा है, चले पॉलिसीज ना सही, इंतजामी बुनियादों पर ही सही, लेकिन काम तो हो रहा है ना, इसका मतलब है डूएबल तो है। तो देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। तो ये विल हमें उन सियासी जमातों या सियासी हुक्मरानों में नजर क्यों नहीं आती? देखिए, बुनियादी मसला हमारा माशी नहीं है, हमारा बुनियादी मसला जो है वो सियासी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप पिछले 15-20 साल के जो माशी फैसले हैं उनको निकाल के देख लीजिए। जो माशी फैसला साजी होती है हमारी हुकूमतों के दौरान, वो सियासी असर रसूख के तहत होती है, वो सियासी एजेंडों के तहत होती है। चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे वो जो पीडीएम की हुकूमत हो, चाहे वो पीएमएलएन की हुकूमत हो, माशी फैसला साजी के तहत रह के की जाती है और उसका नुकसान फिर मईशत को भुगतना पड़ता है। तो मामला यहाँ पे माशी नहीं है, सियासी है। इस वक्त क्योंकि गैर सियासी हुकूमत है तो शायद वो अफोर्ड कर सकती है कि वो ऐसे माशी इकदाम, ऐसी माशी सामने लाए जो बिल्कुल समझ आ गई बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पिछले 16 माह मुस्तकिल ये सुनते रहे कि हमने सियासत नहीं रियासत बचाई है, लेकिन हकीकत उसके कतई बरक्स है। वरना ये जो हुक्मनामे और तजावीज़ हमें दयार गैर से ना आ रही होती। मुज़म्मिल असलम साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, अभी जो मैं ब्रेक पे जाने से कबल जिस एग्रीकल्चर टैक्स की, रियल इस्टेट टैक्स की आप बात कर रहे हैं, सूबाई मामला भी आप उसको करार दे रहे हैं, केपी में, पंजाब में ये इसका निफाज हो सका था? आपकी हुकूमतों ने ये जुर्रत की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था, बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट। और इस पे कोई जो है कोशिश आखिरी सालों में यही हो रही थी कि एनएससी अवार्ड को रिव्यू किया जाए, 18वीं तरमीम को रिव्यू किया जाए। आप ये बात कर रही हैं, मैं आपको इससे भी ज्यादा बातें बताता हूँ। शौकत तरीन कोशिश कर रहे थे कि ये 400 अरब, 350, उस वक्त 300 अरब था, 300 अरब रुपए ये जो आप देते हैं BISP जो एहसास प्रोग्राम था उस वक्त, ये असूली तौर पे सूबों को देना चाहिए और ये सूबों का हेड बनता था। वो भी वफाकी हुकूमत देती थी। टिड्डी दल पे अटैक होता था तो सिंध सूबा खड़ा हो जाता था कि जी आप उस पे दें। अब एग्रीकल्चर पे टैक्स ये नहीं लगाते, जब मुल्क में सैलाब आता है तो सारे सूबे खड़े हो जाते हैं वफाकी हुकूमत को कि आप कर्ज लें और आप दें। अभी आपने एक सवाल पूछा था नादिया कि 14,000 अरब रुपए जाते किधर हैं और ये खर्च किधर होते हैं। तो इस साल 14,000 अरब में से 7,500 अरब सूद की अदायगी है, 50% से ज्यादा आपकी, ठीक है ना। जो 2010-11 में आपके तरक्याती इखराजात के खर्च होते थे ना 500 अरब रुपए, आज भी इतने ही खर्च हो रहे हैं, 500-550। बजट में ऐलान होता है 1,000 अरब का, लेकिन 500-550 अरब। लेकिन उस वक्त जब 500-550 अरब हम तरक्याती इखराजात पे खर्च करते थे ना, हमारी सूद की अदायगी होती थी 400 अरब, 300 अरब। वो 300-400 अरब से बढ़ के 7,500 अरब हो गई है। तो नंबर 1 सूद की अदायगी हमारा बजट खा रही है। नंबर 2 जो है, इसमें आपका जो इखराजात सूबों ने करने, सूबों ने वफाकी हुकूमत जितना टैक्स ले रही है, जो फरूख सलीम साहब कह रहे हैं, उस टैक्स का 58% सूबों को चले जाता है। तो जो इखराजात सूबों ने कर रहे हैं वो भी वो वफाक से करा रहे हैं, उसकी वजह से खसारा और बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने BISP बता दिया, तरक्याती इखराजात बता दिए। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, इसका नजर वही आता है कि जो बहरहाल सियासी जमातों की आप बात कर लें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, मतलब एक ऐसी पॉलिसी बने जो बेसिकली वो कोई हुकूमत आए या कोई हुकूमत जाए, वो सियासी हुकूमत से भी हटकर हो, वो सियासी फैसले भी उसमें शामिल ना हो, और मैं तो कहती हूँ उसमें सियासी लोग ही शामिल ना हो, क्योंकि उनके अपने अपने पॉलिटिकल स्टेक्स, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसलिए क्या ये कोई पॉसिबल है? क्योंकि ऐसे तो हमारा मुल्क जो है वो दलदल पे धंसता चला जा रहा है। एक सेकेंड मुज़म्मिल असलम साहब, मुकम्मल कर लें अपनी बात जरा कोई प्लीज, तो फिर मैं आगे मूव करती हूँ। तो मैं ये कहना ये चाह रहा था कि ये जो 18वीं तरमीम के मैं खिलाफ नहीं हूँ, 7th NFC के अवार्ड के खिलाफ नहीं हूँ। अब जिसके जो जिम्मेदारी है वो निभाए। अब ये जो है 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, ये 7th NFC अवार्ड सूबे खुद मुख्तार क्यों नहीं हो रहे अपने टैक्सेस में? ये एग्रीकल्चर को छोड़ा हुआ है, मुफ्ता लगाया हुआ है। तो ये तमाम चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके जो है वफाक पे बोझ कम होगा। वफाक पे आपने बोझ डाल के उसको तकरीबन बैंक करप्ट तो कर दिया हुआ है ना आपने। अब वो देखिए ना, PIA की तनख्वाहें नहीं दे पा रहे ना, रेलवे की तनख्वाहें टाइम पे नहीं जाती ना,
अब ये मामला नहीं चल सकता इस तरह, ये आपको यहाँ बैठ के करना बिल्कुल पड़ेगा, सही। लाइन क्रॉस करनी होगी। आखिरी एक दुरुस्त बात फरमा रहे हैं, ये मामला इस जो तरह मैं नहीं चल सकता। यही अभी मैं आखिरी एक सवाल बात डॉक्टर कर लूं। फरूख साहब से करी थी। आखिरी एक बात कर लूं, सर टाइम, एक बात हाँ सिर्फ हाँ, कोई एक सेकंड। कोई ये हमारा जो है ना मुल्क में टैक्स की शरह जो है 10% है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं टैक्स रुपयों में नहीं देखें, आप जीडीपी के हिसाब से देखें तो इसको 15-18% पे जाना पड़ेगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि टैक्स बहुत जमा हो रहा है तो ज़राअत वालों को छोड़ दो, रिटेल को छोड़ दें, इसको छोड़ दें। इनसे आप टैक्स तो लें, बाकी जिन पे टैक्स की शरह ज्यादा है उसको कम कर लें, ताकि मुल्क में जो है पैदावार और तरक्की। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, मैं जो अभी बात कर रही थी कि हमें ये सियासत से बालातर होकर कोई ऐसी पॉलिसी तश्कील देनी होगी कि गवर्नमेंट कोई भी आए, किसी भी जमात की आए, लेकिन वो इकोनॉमिक पॉलिसीज को ना छेड़े। ये कोई पॉसिबल है मुस्तकबिल करीब में, या इस पर कोई काम हो रहा है या हो सकता है? देखिए, दुनिया भर में जिन ममालिक ने माशी तरक्की की है वहाँ पे माशी पॉलिसी सियासी असर रसूख से बालातर होकर बनाई गई। एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। हमारे सामने साउथ कोरिया ने तरक्की की, उसने सियासत और मईशत को अलग अलग किया। ताइवान सामने है, वियतनाम सामने है। इवन इससे पहले ममालिक जो थे जो सियासत और मईशत को अलग अलग कर पाए, उसमें कनाडा है, नॉर्वे है, स्वीडन है। अभी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जिन्होंने हमारे सामने ये काम कर दिखाया है, उनके नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। ताइवान, साउथ कोरिया, वियतनाम। ये करना होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फरूख सलीम साहब, बिल्कुल सही है। सॉरी सर, टाइम कम है। मुज़म्मिल इस्लाम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात तो तय है, अगर इस मुल्क को इस दलदल से निकालना है तो सियासत और मईशत को अलग अलग रखना होगा। खुदा के लिए ये अवाम को ये लॉलीपॉप देना बंद करें कि हम आएंगे तो महंगाई खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो ये होगा, महंगाई मार्च हो जाएगा और महंगाई मुकाओ मार्च हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता जब तक सियासत और मईशत साथ साथ चलेगी। इस पर सबको सर जोड़कर बैठना होगा, और अगर नहीं ये बैठते तो फिर वही डंडा जो काम करा रहा है वही इनसे काम कराए। ये कहने में मुझे तो कम से कम कोई आर नहीं है पाकिस्तान के लिए। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।